हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जो जानेंगे वह एसटीडी के बारे में जानेंगे, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, अर्थात यौन संचरित रोग के बारे में आज की क्लास में हमें जानना है। एसटीडी के बारे में हमें जानना है। अब बात ये आती है कि एसटीडी होता कैसे है और एसटीडी के बारे में हमें जानकारी चाहिए क्यों। दरअसल ऐसा होता है कि एसटीडी वास्तव में सबसे खतरनाक रोगों में से एक माना जाता है और इनसे फैलने वाले रोग की वजह से आपकी जिंदगी तबाह हो जाती है। मतलब अलग अलग रूप में परेशानियां का सामना आपको करना पड़ता है सीडी के रोगों के कारण। एसटीडी में अगर बात करें आप, बहुत सारे ऐसे रोग हैं, जैसे आपका गोनोरिया है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, सिफिलिस है। ये ऐसे बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग है कि अगर ये रोग हो जाए तो आपके जननांग में बहुत तरह की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और जिनके वजह से आपकी जिंदगी की आगे की जिंदगी जो होगी वह पूरी रूप से नष्ट हो जाएगी। तो बात आती है कि इतने खतरनाक बीमारियां जब होती है तो इनके बारे में हमें यह जानना तो पड़ेगा कि एसटीडी होता क्या है, कैसे फैलता है, कैसे रोक सकते हैं, अगर हो गया तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हमें आज की क्लास में जानना है कि एसटीडी होता क्या है और कैसे होता है, इन रोगों की जांच कैसे होती है और इनके बारे में पता लगने के बाद इसका नियंत्रण कैसे किया जाता है। जरा देखिए इसको। एसटीडी का मतलब होता है यौन संचरित रोग। यौन संचरित रोग मतलब ऐसे रोग जो यौन संबंध बनाने की वजह से लगते हैं। अब यौन संबंध के दौरान लगने का मतलब है कि कंफर्म है कि आपका या तो यह वीर्य में रहता होगा। वीर्य मतलब क्या? आपका पुरुष का जो शुक्राणु वाला भाग होता है, शुक्राणु होता है, शुक्राणु जिस द्रव के अंदर रहता है, जिस द्रव में तैर रहा होता है, उसी को हम कहते हैं वीर्य, अर्थात उस द्रव में रहता होगा। अब वह वीर्य जो होगा किसी भी रूप में जब ट्रांसफर होगा, इसका आपका अंडाणु के पास जाएगा, जब मदा योनि में जाएगा, जब प्रवेश करेगा, तो योनि में प्रवेश करने के दौरान यह जो होगा वीर्य के माध्यम से, यह जो आपका जीवाणु हो, विषाणु हो, ईस्ट हो, जो भी आपका रोग के कारक होंगे वह आपके योनि के माध्यम से प्रवेश करेंगे और ये रोग आपको भी हो जाएंगे। या फिर किसी भी रूप से अंडा योनि के अंदर, अर्थात कि अंडाणु में या फिर मदा के शरीर में है, तो जिस समय वीर्य का स्खलन होगा उस कंडीशन में यह जो होगा, यह आपका वीर्य के माध्यम से आपका जो मेल होगा, मेल अर्थात कि पुरुष में भी यह रोग जा सकता है। मतलब क्या कि एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा रोग है जिनके वजह से ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका मेल या सिर्फ फीमेल एक ही प्रभावित होते हैं, दोनों कंडीशन में दोनों प्रभावित होते हैं। मेल भी प्रभावित होंगे और फीमेल भी प्रभावित होंगे। दोनों के केस अलग अलग है कि कब कौन प्रभावित होगा। अब मान लीजिए कि माता को यह रोग है, मान लीजिए माता मतलब मदा को यह रोग है, मान लीजिए कि माता को यह रोग है, मतलब क्या, फीमेल को यह रोग है, फीमेल को। अब ये फीमेल जब भी संपर्क बनाएगा किसी मेल से, तो यह फीमेल से निकलकर मेल में यह जो आपका सूक्ष्मजीव है वह ट्रांसफर होगा। अब ट्रांसफर होगा तो यह पहले सिर्फ फीमेल को था, अब मेल को भी हो जाएगा। यह पहला कंडीशन है कि यौन संचरित रोग ऐसे फैलता है। दूसरा केस यौन संचरित फैलने का यह भी हो जाता है, मान लीजिए किसी इंसान को, मान लीजिए इस मेल को यह आपका यौन संचरित कोई रोग है, अर्थात कि कोई एसटीडी है, किसी भी रूप में कोई भी आपका क्या हो गया, किसी भी रूप में आपका किसी भी दवा का इस्तेमाल इस पे किया गया, इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया और सेम इंजेक्शन का इस्तेमाल किसी थर्ड पर्सन को किया गया, किसी और को किया गया, भी एक मेल है, इसको किया गया, या फीमेल है, इससे किया गया। अब क्या होगा कि ये रुधिर के अंदर टच किया तो यह आपका वीर्य के माध्यम से इनमें प्रवेश कर गया वो विषाणु या जीवाणु। अब क्या होगा कि ब्लड में जैसे टच करेगा इंजेक्शन, उसके माध्यम से यह इसमें जाएगा
और जाने के बाद इस मेल और फीमेल में जाने के बाद उसके अंदर भी ये रोग फैलाएगा। मतलब रोग फैलने का कारण एक संक्रमित व्यक्ति न जाने कितनों को संक्रमित करेगा। इसलिए कहा जाता है सामान्य रूप से कि हमें अवैध संबंध बनाने से बचना चाहिए। तो अवैध संबंध का मतलब क्या होता है कि मतलब गलत तरीके से संबंध बनाना, ऐसे वातावरण में संबंध बनाना, ऐसे वातावरण में वीर्य का स्थानांतरण होना जहां पर किसी भी रूप से प्रकृति को इशू हो, तो फिर क्या होगा, उस रूप में आपका रोगों का फैलना लाजमी है। अब जरा सोचिए कि आप बच कैसे सकते हैं इन रोगों से, अपने आप को बचा कैसे सकते हैं इन रोगों से, या किसी को है रोग तो उसका पता कैसे लगा सकते हैं। हमने तो जान लिया कि ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात एक जगह से दूसरे जगह तक जो जाने की क्रिया है वह कैसे हो जाती है। अब जानना यह है कि किसी को अगर हो गया है तो आप उसे जानेंगे कैसे, पता कैसे लगाएंगे, अर्थात क्या, एसटीडी की जांच कैसे की जाती है, एसटीडी की जांच कैसे की जाती है, ये बात आती है। तो एसटीडी की जांच के लिए पहला जो चीज है, पहला तो हम क्या कर सकते हैं, उसके ब्लड का माइक्रोस्कोप से अभिरंजित करके, मतलब कलर करके उसके जो विषाणु होंगे, विषाणु के कलर को हम चेक कर सकते हैं और उससे हमें मालूम चल जाएगा कि आपके शरीर के अंदर किसी विषाणु या जीवाणु का आपका हमला हुआ है। मतलब माइक्रोस्कोपिक बेस से हमें अभिरंजन करके, मतलब कुछ हमें केमिकल डालना पड़ता है जिनके वजह से जिस भी भाग में अगर ये रोग होगा, अगर किसी प्रकार के सूक्ष्मजीव का संक्रमण आपके बॉडी में होगा तो यह क्लियर हो जाएगा, मालूम चल जाएगा। तो पहला है आपका अभिरंजन के माध्यम से। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा होता है आपका वीडीआरएल टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, वीडीआरएल टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि वायरल डिजीज जितने होते हैं सबको हम पता कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कि वीडीआरएल का मतलब होता है कि यौन संचालित जितने भी है, वायरल डिजीज जितने भी है, सभी के परीक्षण करने का टेस्ट। अर्थात कि वीडीआरएल मतलब होता है कि एसटीडी वाले रोगों का परीक्षण करने वाला, इसका परीक्षण, राइट। तो ये वीडीआरएल टेस्ट होता है। अब क्या होता है कि इसमें वीडीआरएल टेस्ट के अंदर आपका क्या क्या आ जाता है, जैसे पीसीआर टेस्ट हो गया। यह क्या करता है, पीसीआर टेस्ट आपने जनरली सुने होंगे या कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, अगर कोई बीमारी होती है तो आपके अंदर बाहर एलर्जी या किसी रूप में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए आपका क्या कहता है, पीसीआर टेस्ट किया जाता है। पीसीआर टेस्ट का मतलब होता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यह मालूम करता है कि आपके ब्लड में किस चीज का रिएक्शन हुआ है, मतलब किस सूक्ष्मजीव की वजह से आपके ब्लड के अंदर रिएक्शन हुआ है, और जैसा रिएक्शन हुआ होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको दवा दी जाएगी। तो ये पीसीआर टेस्ट है, इसके माध्यम से। या फिर आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं, ये तीसरा था। ये चौथा आप कर सकते हैं डीएनए का संवर्धन, कि डीएनए के अंदर जो चेंजेज हो रहे हैं, डीएनए के अंदर जो चेंजेज है, इन चेंजेज का पता लगा के संवर्धन, ठीक है, इनको पता लगा के आप क्या कर सकते हैं, इन्हें पता लगा के आप पता लगा सकते हैं कि आपके बॉडी के अंदर कोई आपका एसटीडी का रोग हुआ है कि नहीं। तो आपके वीडीआरएल टेस्ट में पीसीआर टेस्ट कर लीजिए या फिर आपका डीएनए संवर्धन कर लीजिए। तो इनसे आपका क्या मालूम चल जाएगा कि रोग आपके बॉडी के अंदर कौन सा हो रहा है। अगर कुछ टेस्ट है, जैसे मान लीजिए कि एड्स ही है, तो एड्स के लिए आपका स्पेसिफिक आपका वीडीआरएल टेस्ट आ जाता है, एलिजा टेस्ट। कौन सा टेस्ट आ जाता है, एलिजा टेस्ट। तो एलिजा टेस्ट भी एक प्रकार का टेस्ट है जो हमें यौन संचालित रोग को बचाता है, यानी कि बता देता है हमें कि कौन सा रोग आपको हुआ है। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है सीधा कि बताइए एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो एड्स हमारा कैसा रोग है, यौन संचालित रोग है, और यौन संचालित रोग है। और एलिजा टेस्ट क्या है हमारा, एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का वीडीआरएल अर्थात एसटीडी के रोगों का पता लगाने का टेस्ट है। मतलब क्या कि वह टेस्ट आपका एलिजा हो सकता है।
और जनरली जो एसटीडी का पता लगाना होता है तो बाकी इन सभी टेस्ट को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, डायरेक्ट एलिजा टेस्ट किया जाता है। एलिजा टेस्ट हमें इंफॉर्मेशन दे देता है कि आप में एड्स की बीमारी है या नहीं है। जनरली जब माँ के पेट में, गर्भ में जब बच्चा रहता है तब एलिजा टेस्ट कराया जाता है कि आपको एड्स की प्रॉब्लम है कि नहीं, या फिर आपको टीबी हो तो उस कंडीशन भी एलिजा टेस्ट कराया जाता है। क्योंकि जनरली जब शरीर कमजोर हो रहा है मतलब कि एक रीजन आपका एड्स भी हो सकता है, क्योंकि एड्स होने के बाद भी आपका बॉडी टूटना शुरू हो जाता है और उस कंडीशन में आपके बॉडी का जो नॉर्मल कंडीशन है वो नॉर्मल कंडीशन रह नहीं जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि एलिजा टेस्ट करना आपके लिए जरूरी हो जाता है कि यौन संचरित रोग आपके बॉडी के अंदर है उसका पता लगा सके। क्लियर है? तो एसटीडी के लिए क्लियर हो गया कि इतने टेस्ट है, जिन टेस्टों के माध्यम से, ये 4-5 टेस्ट है जिनके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि एसटीडी है कि नहीं। अब मान लीजिए कि हमें पता भी चल गया, हमने ये भी कर लिया कि हमें पता चल गया कि रोग ये फैलता कैसे है, दोनों पता चल गया, उसके बाद टेस्ट का पता चल गया। अब बात आती है कि रोकथाम के लिए और बात आती है कि स्पेसिफिक रोगों के बारे में जानने के लिए। ठीक है, एग्जाम में जनरली आपका एक आता है आपका एसटीडी के बारे में ज्यादा, वो होता है एड्स। तो थोड़ा सा एड्स के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बचाव के तरीके भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा एड्स के बारे में। बात करते हैं हम लोग एड्स की, अर्थात एसटीडी में। अब बात कर लेते हैं हम लोग एड्स की। एड्स एक पूरा फुल फॉर्म नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब क्या होता है कि एक आपका एड्स अगर होता है तो मेन इसका होने का रीजन और खतरनाक होने का रीजन क्या हो जाता है कि यह सीधा जो अटैक बोलता है, यह अटैक जब स्टार्ट करता है तो अटैक सीधा आपके बॉडी के मेन पार्ट पे करता है, और वो मेन पार्ट कौन सा आपका बॉडी का एंटीबॉडी। मतलब क्या, जो बॉडी का मेन गार्ड सेल है जिनके वजह से आपके बॉडी के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है, डायरेक्ट ये अटैक उसी पर बोलता है। ठीक है, तो क्या करता है, सीधा आपके बॉडी के एंटीबॉडी पे हमला बोलता है। अब एंटीबॉडी पे हमला बोलने के कारण क्या होता है, बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा शक्ति कम हो जाती है, और प्रतिरक्षा शक्ति कम होने का मतलब है कि शरीर का पूरा बैलेंस बिगड़ जाना, पूरे बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। जब मान लीजिए कि आपकी सुरक्षा देने वाला कवच ही टूट जाए तो आपके बॉडी में बैलेंस रहेगा क्या, बैलेंस ही खत्म हो जाएगा, बॉडी बैलेंस ही नहीं रहेगी। और जब बॉडी बैलेंस नहीं रहेगी उस कंडीशन में आपको अलग अलग तरह की नई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ये समझ में आ गई आप लोग को बात। अब बात आती है कि एंटीबॉडी पे प्रभावित कैसे करता है। तो दरअसल क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो आपका वीर्य है, वीर्य के माध्यम से पहले पहुंचता है। किसके माध्यम से, वीर्य के माध्यम से। यह वीर्य के माध्यम से पहुंचता है और आपके बॉडी के लिम्फोसाइट में, लिम्फोसाइट जो है, इस लिम्फोसाइट में स्पेशल जो लिम्फोसाइट होता है जिसका नाम है T4, जिसका नाम क्या है, T4 लिम्फोसाइट। अब ये जाता है सीधा T4 लिम्फोसाइट पे अटैक बोलता है। T4 लिम्फोसाइट प्रभावित होने की वजह से आपकी अन्य जो प्रतिरक्षा शक्ति है वो प्रभावित हो जाती है, अन्य प्रतिरक्षा शक्ति प्रभावित हो जाती है, ये लॉस हो गया। अब प्रतिरक्षा शक्ति लॉस होने की वजह से क्या होता है कि आप अन्य रोगों से तुरंत ग्रसित होने लगते हैं, अन्य रोगों से ग्रसित होने लगते हैं, आप कमजोर होना शुरू होते हैं, आपका बॉडी क्या होने लगता है, कमजोर होने लगता है। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम आएगी इसका मतलब है कि यह कौन सा रोग हो रहा है, आपको एड्स हो रहा है। जनरली शरीर का कमजोर होना, अन्य रोगों का बार बार अटैक करना, ये सभी लक्षण किसके दिख रहे हैं,
एसटीडी के। तो दरअसल ये रोग कैसे फैलेगी, यह बॉडी में जाएगा वीर्य के माध्यम से, जाने के बाद T4 लिम्फोसाइट पे अटैक करेगा। यह T4 लिम्फोसाइट जो होगा प्रतिरक्षा शक्ति को नष्ट करेगा और इनके कारण अन्य रोग से ग्रसित होते जाएंगे, आपके लसिका बाधित हो जाएगी और इस कंडीशन में आपके अंदर जो नए नए प्रॉब्लम शुरू हो गए, इससे आपका एड्स की जो क्रिया है प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। यह वायरस अंदर जाने के बाद पहला काम यही करता है कि बॉडी का जो आपका कंट्रोलिंग पावर है उसी को पहले नष्ट कर दो। ये कहा जाता है ना कि युद्ध लड़ने की सबसे पहली नीति होती है कि आप सामने वाले को या तो निशस्त्र कर दीजिए या आपके पास उससे ज्यादा पावर होनी चाहिए तो आप जीतेंगे। तो ये पहला काम यही करता है कि अपना बॉडी बाद में बढ़ाता है, पहले सामने वाले को नुकसान पहुंचा देता है। अब सामने वाला संभले उससे पहले ये अटैक बोल देता है अन्य रोगों के माध्यम से और मालूम चलता है कि इंसान समाप्त हो गया, इंसान की अस्तित्व खत्म हो गई। क्लियर है? अब जरा समझिए कि ये तो पता हो गया कि ये आपका एड्स है। अब बात ये आती है कि एड्स अगर हो जाए तो हमें लक्षण कौन कौन से दिखेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम होगी, क्या क्या लक्षण दिखेगा हमें। तो लक्षण में सबसे पहला दिखेगा बार बार पेट खराब होना, बार बार पेट में गड़बड़ी होना, पेट में गड़बड़ी होगा बार बार। पेट में गड़बड़ी का मतलब हो गया कि बॉडी के अंदर वह काम करना शुरू कर दिया है, अब डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है। पहला काम ये डाइजेशन पे ही करेगा, पहला काम। दूसरा काम क्या करेगा कि आपके बॉडी के अंदर जो लसिका ग्रंथि होगी, लसिका ग्रंथि यह फूल जाएगी, यह फूलेगी, दूसरा काम। तीसरा रीजन क्या होता है कि यह शरीर का वजन कम करेगा, शरीर का वजन कम करेगा, मतलब शरीर तुरंत थक जाएगा, शरीर थकना शुरू होगा। उसके बाद आपको छोटे छोटे क्या शुरू होंगे, घाव निकलने शुरू होंगे, घाव निकलने शुरू होंगे। मतलब क्या कि कोई भी जख्म अगर आपके बॉडी पर होता है तो वह नष्ट नहीं होगा। कोई जख्म आपके शरीर पर सही नहीं होगा। क्लियर है? कोई भी जख्म अगर आपको हो गया तो वह जख्म आपको सही नहीं होगा। एक बार अगर हो गया आपको तो समझिए कि वो एकदम खत्म ही नहीं होगा जल्दी। एक छोटा सा भी कील अगर लग जाए तो वह खत्म नहीं होने वाला है। उसके बाद क्या होगा कि बार बार थकावट महसूस होगी, ये तो प्रॉब्लम रहेगी। और सबसे जो प्रॉब्लम होती है बड़ी, ये आपकी स्मरण शक्ति को होती है। स्मरण शक्ति जो होगी कम हो जाएगी, मतलब याददाश्त कम हो जाएगी। ये सभी लक्षण जब दिखने लगे तो समझिए कि ये सारे के सारे लक्षण एड्स के हैं। अब ऐसा नहीं कि इसमें से दो चार लक्षण आपको दिख रहे हो तो आप भी अपने ऊपर डाउट करने लगे कि आपको भी यही रोग तो नहीं हो गया है। ऐसा कतई नहीं होता है। आप ध्यान रखिए कि ये जनरली आपका एक प्रकार के संक्रमित रोग है और यह संक्रमण के कारण ही होते हैं। मैं आपको बताता हूं संक्रमण के कारण। ये प्रसारण अर्थात फैलता कैसे, ये फैलेगा कैसे। पहला नंबर यानी कि प्रसारण। प्रसारण का मतलब होता है फैलना, कि यह पहुंचेगा कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। जैसे मैंने तो एक रीजन बताया आपको कि वीर्य के माध्यम से पहुंच जाएगा। तो क्या सिर्फ ये एक ही माध्यम है, क्या सिर्फ वीर्य के माध्यम से यह जाएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए एक ऑप्शन ही नहीं है बल्कि अन्य ऑप्शन है। पहला तो ऑप्शन है, क्लियर है आप लोग को, कि यह वीर्य के माध्यम से जाएगा। किसके माध्यम से जाएगा? वीर्य के माध्यम से, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि जब इंजेक्ट करेंगे, हम इंजेक्शन लगाते हैं तो किसी अगर संक्रमित व्यक्ति के इंजेक्शन से आपको भी इंजेक्शन लगा दे, मतलब क्या, इंजेक्शन संक्रमित व्यक्ति से आप तक आता है। किसी को संक्रमण हुआ है
और उनके संक्रमण के कांटेक्ट में आए और आपको भी हो गया, तो प्रसरण होना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या, किसी भी तरह से आपको ब्लड चढ़ाया जाए, ब्लड चढ़ाया जाता है ना, जब ब्लड की कमी होती है ब्लड चढ़ाया जाए, और वो ब्लड किसका लिया जाए, वह ब्लड किसी HIV एड्स वाले का ले लिया जाए। अब समझिए कि आप बैल मार मुझे वाली सिस्टम हो जाएगी। एक तो पहले ही आप कमजोर है और कमजोरी की वजह से आपको ब्लड चढ़ाई जा रही है, गलती से ब्लड भी वैसे मिल गया जो आपके लिए क्या हो गया, नया प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हो गया। पहले रोग कम था, अब रोग और बढ़ जाएगा। तो ब्लड जब चढ़ाते हैं तो उस समय भी आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है। तो ये माध्यम है जिनके माध्यम से आपका फैल सकता है। मेन रीजन होता है वीर्य के माध्यम से, अर्थात संभोग क्रिया के अवैध रूप में संबंध बनाने से यह जो एड्स की बीमारी है ज्यादातर फैलती है। हालांकि यह रोग अपने देश की नहीं बल्कि पश्चिमी सभ्यता की थी, लेकिन हम लोगों ने भी किसी भी चीज में पीछे नहीं रहने का वादा किया है, तो इसमें तो आगे होना ही है। जैसे जनसंख्या में देख लीजिए, चाइना 1 नंबर पर था, हम लोग से देखा नहीं जा रहा था, हम लोगों ने दिन रात दोनों मेहनत की है और हम लोग 1 नंबर पे आ गए, पूरी दुनिया में 1 नंबर पे आ गए। अब बड़ी खुश है हम लोग, है कि नहीं। एड्स हमारे यहाँ पर नहीं था, हम लोगों ने दिन रात मेहनत की है और एड्स की बीमारी अपने देश में लेकर आ गए विदेशों में खूब घूमे और घूमकर और एड्स वाली बीमारी अपने देश में लेकर आ गए। तो हम लोग क्या होते हैं कि नए नए जो गुण होते हैं ना, उसका हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, कॉपी करते हैं। तो ये भी कॉपी होना ही है। दरअसल बात हो गई कि प्रसरण की, अब बात कर लेते हैं कि बचाव की, कि प्रसरण अगर हो गया, अगर किसी को यह रोग हो जाए तो बचाव कैसे किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बचाव के बारे में। चलिए इसके नियंत्रण की बात करते हैं, फिर रोकथाम की बात करेंगे। पहले बात करते हैं हम लोग नियंत्रण की, कि रोक कैसे सकते हैं हम इसे। तो नियंत्रण की अगर बात कीजिएगा आप, तो नियंत्रण में क्या होगा कि इसके लिए अभी तक कोई दवा नहीं है, अभी तक दवा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यह हमारे नहीं पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, कि अगर ये बीमारी हो गई तो इसके लिए कोई दवा नहीं है। अब दवा नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, अब अल्टरनेटिव सिम्टम्स ढूंढते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन ढूंढते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके बॉडी के अंदर बार बार पेट खराब हो रहा है तो उसकी दवा अलग, आपको बार बार फीवर रह रहा है उसकी दवा अलग, आपको थकान हो रही है, वीकनेस हो रही है, उसकी दवा अलग। तो इस तरह से सभी दवाएं अलग अलग कंपोजिशन को जोड़ के तब एक कंप्लीट दवा बनाती है, एक पैक बनाती है, जिसका इस्तेमाल करती है। स्पेसिफिक जो दवा इसे कंट्रोल कर सकती है, उस दवा का अभी तक कोई किसी भी तरह से आपका सामने लोगों के बीच में नहीं आ पाया। जैसे कोविड था, तो कोरोना में क्या था कि कोई भी दवा अवेलेबल नहीं था हमारे पास, लेकिन क्या था कि डॉक्टर्स क्या करते थे कि कुछ कुछ दवा, चुनिंदे दवा का इस्तेमाल करते थे, और जिस दवा का इस्तेमाल करने से रोग थोड़ा कंट्रोल में आता था, वह प्रचार हो जाता था तुरंत कि भाई यही दवा चल रही है, इस दवा से कोरोना कंट्रोल। बात समझ में आ रही है। तो सेम केस यहाँ पर भी है कि जिसे जो दवा इस्तेमाल लगता है उसके अनुसार उनके लक्षणों के आधार पर दवा दे दी जाती है। लेकिन एक आपका सैद्धांतिक तौर पे देखा जाए तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक दवा अवेलेबल नहीं है। बात कर लेते हैं अब रोकथाम की, कि इसे रोक कैसे सकते हैं। रोकथाम की तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अनैतिक यौन संबंध से बचना चाहिए। अनैतिक यौन संबंध से बचना चाहिए, पहला नंबर बात। दूसरा कि किसी भी तरह के यौन संबंध बनाने से पहले कंडोम का या फिर वाल्व का इस्तेमाल करें। मैंने आपको बताया है, संबंध बनाने से पहले कंडोम का इस्तेमाल करें। क्लियर। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आपका यौन संबंध बनाने से करेंगे, उसके बाद लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करना, लोगों को इस रोग के बारे में बताना। ठीक है,
लोगों को इस रोग के बारे में बताना कि भाई लोग समझे। इसी कारण से आपके भारत सरकार जो है वह कैंपेनिंग चला रही है और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस को मनाया जाता है, जो कि एड्स से बचने के लिए उपाय बताए जाते हैं। ठीक है, तो यह आपका जो रेड क्रॉस जो आपका एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, तो इसका मतलब यही होता है कि लोगों को हमें क्या करना है, जागरूक करना है, लोगों को जागरूक करना है। इसके लिए प्रति 1 दिसंबर को कैंपेनिंग की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर है। उसके बाद है आपका कि जब भी इंजेक्शन का इस्तेमाल करें, इंजेक्शन का इस्तेमाल नए रूप में करें, मतलब किसी भी रूप में, किसी भी तरह का आपका यूज्ड, जितना भी यूज्ड आपका इंजेक्शन होगा, किसी भी यूज्ड इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है। क्लियर है। उसके बाद क्या कि अगर ब्लड का आदान हो रहा है, यानी ब्लड का ट्रांसफर हो रहा है, किसी भी तरह से अगर ब्लड आपको चढ़ाया जा रहा है, तो ब्लड चढ़ाने से पहले उस ब्लड की प्रॉपर टेस्ट होनी चाहिए, उस ब्लड की प्रॉपर टेस्ट होनी चाहिए और तब आपको ब्लड का इस्तेमाल करना है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको कि केवल, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कुछ लोग होते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो दूसरे के शेविंग ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, शेविंग ब्लेड का। तो शेविंग ब्लेड का इस्तेमाल करना भी दूसरे का, ये भी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि शेविंग ब्लेड जो शेविंग कर रहा है, हो सकता है कि उसका कट जाए शेविंग करते समय, और कटने के बाद जो ब्लड की मात्रा है किसी भी रूप में उस ब्लेड पे आके टिक गई, और उस ब्लेड से अगर आप शेविंग करते हैं और आपका भी लक बाई चांस कट गया कहीं पे, तो वह तो आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा ब्लड के माध्यम से। तो इस तरह से जनरली दूसरे के जो शेविंग ब्लेड है उसका भी इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। यानी किसी भी रूप में अगर हमें बचना है तो इस तरह के सभी उपायों को हमें करना होगा। आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि एसटीडी रोग क्या होते हैं और एड्स के बारे में स्पेसिफिकली। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, जानेंगे हम लोग हेपेटाइटिस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।